निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन रहने वाला है। इन्फ्लेशन कोर है, नींव है हर और किसी टॉपिक की। इस टॉपिक में हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच का फर्क देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखने जा रहे हैं। टाइप्स दो तरीके से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रेट एंड अकॉर्डिंग टू द कॉज। फिर मेथड्स कौन से हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण, किन कारणों की वजह से बढ़ता है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट या इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, हाउ टू चेक इन्फ्लेशन। ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, ऑल सच थिंग विल बी कवर्ड। टर्मिनोलॉजीज भी होती है कुछ, डिफ्लेशन, रीफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन। बतेरी टर्मिनोलॉजीज भी हमें पढ़नी पड़ती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। इन्फ्लेशन मींस इंक्रीज इन प्राइस लेवल। Inflation means general increase in price level of goods and services। ये बात ध्यान रखिएगा, जनरल इंक्रीज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, टमाटर 60 रुपए किलो मिलता था 2022 में, आज 2025 में 90 रुपए किलो मिल रहा है। 50% इंक्रीज हो गया टमाटर के दाम में, 60 का 90 हो गया। एक बाइक जो पहले 1 लाख रुपए की आती थी, आज वो 1,25,000 रुपए की आ गई है। 25% इंक्रीज हो गया। तो आपने बाइक, टमाटो, ऐसे कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज है, उनके प्राइस में इंक्रीज देखते हो। सिर्फ एक या दो चीजों के दाम में नहीं, जनरली ज्यादातर चीजों के दाम में एक जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज देखते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति, महंगाई। सर महंगाई तो फिर बहुत गंदी चीज हुई ना? ना, बिल्कुल भी नहीं। महंगाई इज बोथ गुड एंड बैड, दोनों है। वाई गुड? क्योंकि यार देखो, 2 से 3% सालाना अगर महंगाई बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार भी चाहती है कि एक देश के अंदर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। उसके लिए 2 से 3% तक चीजों के प्राइस बढ़ना सबके लिए अच्छा है। आप सोचो, एक सब्जी बेचने वाले हो, सेलर हो, वेजिटेबल सेलर, विल यू वॉन्ट द प्राइस इंक्रीजिंग एवरी ईयर और नॉट? यस यू विल। आप चाहोगे हर साल थोड़े थोड़े दाम, कुछ कुछ दाम बढ़ते रहे, ताकि आपके पास अच्छा पैसा आता रहे, आप अपने परिवार को पाल सको। बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए महंगाई ना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, आप रोक ही नहीं पा रहे महंगाई कुछ भी करके, तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वही बात है कि एक शेर है, शेर दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, जू में बड़ा अच्छा लगता है देखने में, जंगल का राजा है। पर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आदमखोर हो जाए, फिर तो आपको भी खा सकता है। महंगाई भी कुछ इसी प्रकार है। इन्फ्लेशन को हम नापते हैं, मेजर करते हैं, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीकों से। व्हाट आर दी मेथड्स? हाउ डू यू चेक देम? हाउ डू यू कैलकुलेट? पहली बात तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इन्फ्लेशन को कंपेयर किया जा सकता है। अच्छा, ईयर ऑन ईयर नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर, परसेंटेज में कैलकुलेट करके, पिछले साल कितनी महंगाई थी, इस साल कितनी महंगाई है।
पिछले साल कोई चीज 100 की थी, आज 120 की हो गई, तो 20% प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं। इन्फ्लेशन सामने निकाल पाए आप। यू आर एबल टू सी दैट दिस मच इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड। ओके, अब देखिए, अगर आप चाहते हो किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आए, तरक्की हो देश की, हल्का फुल्का इन्फ्लेशन चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कब आता है? इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मेरे पास एक किताब है जो कि मैं बेचना चाहता हूं, और उसको खरीदने के लिए लाइन लगी हुई है। कोई कह रहा है कि मैं 400 रुपए देके खरीद लूंगा, कोई कह रहा है 500 दे दूंगा, कोई कह रहा है 600 दे दूंगा, और जो सबसे ज्यादा पे करेगा मैं उसी को वो बुक बेचूंगा। 600 देने तैयार है, मैं उसी को बेचूंगा। तो क्या हो रहा है कि बुक बिक तो रही है, बट टू द हाईएस्ट प्राइस गिवर। और जिस वजह से जो किताब 400 में मिलनी चाहिए थी, वो उस इंसान के 600 पे करने की वजह से 600 रुपए में मिल रही है। प्राइस बढ़ गया ना बुक का। सेलर भी देखेगा कि लोग अगर 600 रुपए तक दे सकते हैं, तो मैं 600 में क्यों ना बेचूं। तो मतलब गुड्स लिमिटेड हैं, फ्यू गुड्स हैं, मान लो एक ही किताब थी या लिमिटेड बुक्स हैं, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचोगे, और लोगों के अगर हाथ में पैसा है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस देकर खरीदने तैयार है। आमतौर में प्रॉपर्टी में ऐसा होता है, भाई 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई 3.5 करोड़ देने आ गया, तो अब सबके लिए रेट हो गया 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ दो और मकान अपने नाम करा लो। वहां तो ये चलता ही है हिसाब, वहां तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट से क्या समझे कि जब गुड्स, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर पैसा आपके पास बढ़ता जा रहा है, और आपके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके पास खुद का पैसा हो सकता है, या तो आप कहां से लेकर आ सकते हो? बैंक्स से उधार मांग के। बैंक्स आपको लोन दे रही हैं, क्रेडिट क्रिएट कर रही हैं, बेसिकली वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा दे रही है। तो इन्फ्लेशन इज नथिंग बट एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। पैसा जो इकोनॉमी में ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है पहले से ज्यादा, वो पैसा लेकर आए, उन्होंने चीज खरीद ली। हम लोगों की आईफोन खरीदने की हैसियत ना भी हो, तब भी ईएमआई पे आईफोन लेकर घूम रहे हैं। गाड़ी से गाड़ी खरीद लेते हैं महंगी महंगी लोन लेकर। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैं ये बता रहा हूं रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है बेटा कि दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ती जाती है, और उसको हमें कंट्रोल में रखना जरूरी है। महंगाई अगर बढ़ती है तो शॉर्ट टर्म में अपने साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर महंगाई बढ़ रही है, सोचो, इमेजिन करो, चीजें महंगी होती जा रही हैं, बिजनेस पर्सन अपने खर्चे निकालना चाहता है, खर्चे भी तो बढ़ते जा रहे होंगे, उसके लिए वो लोन लेगा। इकोनॉमी में और मनी सप्लाई शुरू हो जाएगी, वो लोन लेकर बिजनेस कर रहा है, फैक्ट्रियों में लोगों की नौकरियां इंक्रीज कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब बिजनेस कर पाना बड़ा अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में तो वैसे अफोर्डेबल रहेगा सब कुछ, शॉर्ट टर्म में सब कुछ सही चलता है, बट एक टाइम आता है व्हेन थिंग्स बिकम वेरी अनअफोर्डेबल। अगर आप ग्रोथ रेट अचीव करना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म में आप इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ देख सकते हो, बट लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचते थे, आज 110 का बिकेगा, चीजों के दाम बढ़ गए, आप खुश हो रहे हो कि 10 रुपए फालतू मिल रहे हैं। अरे पर आपके खर्चे भी तो साइमल्टेनियसली बढ़ेंगे। इफ योर इनकम इज राइजिंग, योर एक्सपेंसेस विल ऑल्सो राइज। आपके स्टाफ की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, उनके लिए भी तो खर्चे बढ़ रहे हैं। वो कहेंगे सर 10,000 रुपए महीने सैलरी में कुछ नहीं हो रहा, 12,000 करो। तो लॉन्ग रन में जो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा,
जिससे आपकी फैक्ट्री में पैसा आया, आपकी इंडस्ट्री में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी में पैसा आया, लॉन्ग टर्म के अंदर सब स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज वहां बाकी खर्चे भी बढ़ने लगेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दोज एक्सपेंसेस बेटा. दैट इज व्हाट मैटर्स. शॉर्ट रन के अंदर इन्फ्लेशन और ग्रोथ साथ साथ चलते हैं. लॉन्ग टर्म के अंदर इन्फ्लेशन ग्रोथ का दुश्मन है. शॉर्ट टर्म के अंदर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, ग्रोथ ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, गोज हैंड इन हैंड. थोड़ी महंगाई बढ़ती है, आपके पास पैसा आया, एज अ सेलर आपके पास पहले से ज्यादा पैसा आया जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो. ओके. लॉन्ग टर्म के अंदर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा, ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी. महंगाई बढ़ती जा रही है, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे. आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो, एक्सपेंसिव हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बैंक लोन्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, लोन्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं. महंगाई ज्यादा थी इसलिए सरकार ने बढ़ाया. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, बिजनेस के लिए लोन महंगे आ रहे हैं, अब लोन नहीं लोगे. महंगाई ज्यादा है, स्टाफ आपका सैलरी इंक्रीज करने की डिमांड कर रहा है, आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो. कुछ लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, आपकी कंपनी को छोड़ के चले जा रहे हैं. कुछ लोगों को आपको जबरदस्ती हटाना पड़ता है. आपका प्रोडक्शन कम होने लगेगा, आउटपुट कम होगा, फैक्ट्री में प्रोड्यूस, कम लोगों के साथ ज्यादा काम कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे, और अल्टीमेटली इससे ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी. तो लॉन्ग टर्म में प्राइस स्टेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है बाकी हर चीज के मुकाबले. प्राइस स्टेबिलिटी मैटर्स द मोस्ट. ये कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का. शॉर्ट टर्म में दोनों साथ चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, विपरीत हैं, अपोजिट हैं, दुश्मन हैं. अब हम इन्फ्लेशन का स्पीड के हिसाब से और इन्फ्लेशन का कॉजेस के हिसाब से डिफरेंस देखने लगते हैं. स्पीड के हिसाब से इन्फ्लेशन अलग अलग टाइप के कौन से होते हैं, ये कुछ नाम लिखे हैं आपके सामने स्क्रीन पर ऐसे थोड़ी ना समझ आएंगे. हमें यहां पे कुछ ना कुछ एनालॉजी यूज करनी पड़ेगी, तब समझ आएंगे. सबसे पहला, चोर किसी घर में जाता है, क्या बहुत तेज तेज भागता है यूसेन बोल्ट की तरह, या धीरे धीरे चलता है? एक कदम, फिर अगला कदम, किसी को कोई आवाज सुनाई ना दे. अगर इसी चोर की स्पीड से महंगाई बढ़ रही है तो उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि पहले टाइप का इन्फ्लेशन है आपका, क्रीपिंग इन्फ्लेशन. मतलब हर साल साल का 1 से 3% प्राइजेस में इंक्रीज आ जाए. धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ रही है. क्रीपिंग, क्रीप मतलब बिल्कुल धीरे धीरे, पैर धीरे धीरे रखना. ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा. ये हमारा पहला टाइप है. हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट और स्पीड ऑफ द प्राइस इंक्रीज. सबसे पहला क्रीपिंग इन्फ्लेशन हमने पढ़ा, जहां पे महंगाई इतना धीरे, इतना स्लोली, इतना ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है, चीजों के दाम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं 1 to 3% की स्पीड पे हर साल. सेकेंड कैटेगरी पे चलें, ये था एक चोर की चलने की स्पीड के समान. सेकेंड है नॉर्मल वॉकिंग स्पीड. आप जब वॉक करते हो, या उसे ट्रॉटिंग भी कहते हैं, लगभग ऐसी स्पीड पर जहां पे साल की 3 से 10% महंगाई बढ़ जाए. यहां पे वॉकिंग इन्फ्लेशन, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन है, या ट्रॉटिंग भी कहते हैं इसको, ट्रॉटिंग मतलब चलना. अगर ये सेकंड कैटेगरी आती है 3 से 10% की,
तो अब देश की सरकारें ना थोड़ा सेंसिटाइज होना शुरू हो जाती है कि अब देश में महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। तो ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, 3 to 10% की। अब थोड़ा सेंसिटिविटी गवर्नमेंट की बढ़ जाती है। इंडिया में आरबीआई का टारगेट है 2 से 6% के बीच में महंगाई को कंट्रोल करना, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%। 2 से 6% के बीच में महंगाई को कंट्रोल करना, यह है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तीसरा है आपका रनिंग इन्फ्लेशन। पहले क्या था, बिल्कुल धीरे धीरे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, चोर की रफ्तार से। दूसरा है वॉकिंग, तीसरा है रनिंग, स्पीड से फटाफट महंगाई बढ़ रही है। हर साल 10 से 20% सालाना इंक्रीज हो रहा है। मतलब लास्ट ईयर अगर कोई चीज 100 की थी, इस साल मान लेते हैं 120 की हो गई। दिस इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। दिस इज द थर्ड टाइप। हाई स्पीड, रनिंग हाई स्पीड को शो करता है। सर अगर 20 से 40% बढ़ गई तो, 20 से 40% बढ़ गई तो उसे कहते हैं घोड़े की रफ्तार जैसे भागती हुई स्पीड, जिसको हम कहते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। घोड़ा जो चलता है ना फुदक फुदक के, उसे कहते हैं घोड़ा घोड़ा गैलप कर रहा है। गैलपिंग इन्फ्लेशन, घोड़ा गैलप कर रहा है, गैलपिंग इन्फ्लेशन। घोड़ा गैलप कर रहा है, फुदक रहा है ऐसी रफ्तार से, 20 to 40%। ऑब्वियसली ह्यूमन की रनिंग स्पीड से ज्यादा होगी। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्पीड को एक कैटेगरी में फिट कर दे रहे हैं। तो चौथा होता है गैलपिंग। और सर इसके बाद भी अगर महंगाई ना रुके, बढ़ती जाए, साल का 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, 1000%, जैसा जिम्बाब्वे में हुआ, जैसा वेनेजुएला में हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, रॉकेट की रफ्तार से, जो सबसे तेज स्पीड हो सकती है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। हाइपर फास्ट स्पीड से बढ़ रही है, 100%, 200%, 500%, रोक नहीं पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं बच्चे। हाइपर इन्फ्लेशन, ये बात याद रखिएगा। हाइपर इन्फ्लेशन। तो अभी तक आपने अलग अलग टर्म देखे, स्टार्टिंग विद द लोएस्ट स्पीड, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। फिर आपने देखा वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। शायद ये पूछा जाए प्रीलिम्स में, शायद ना पूछा जाए, कोई गारंटी नहीं है। थर्ड होता है रनिंग इन्फ्लेशन। चौथा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और पांचवा, फिफ्थ टाइप, हाइपर इन्फ्लेशन। वन इज फाइन, सेकंड में बिवेयर, थर्ड में कंट्रोल, फोर्थ में स्टॉप एट एनी कॉस्ट, फिफ्थ में हाय दैया, फिर कंट्रोल नहीं कर सकते फिर आप। हाइपर इन्फ्लेशन जहां हो जाता है वो इकोनॉमी बुरे हाल में चली जाती है। फर्स्ट इज फाइन, सेकंड बिवेयर, थोड़ा संभल के रहो, थर्ड रनिंग, कंट्रोल करो, फोर्थ अरे किसी भी हाल में कंट्रोल करो, फिफ्थ तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण सही ना लग रहे। ओके, दैट्स हाउ इट इज। These are the 5 types of inflation according to the speed। और फिफ्थ वाले में तो बिल्कुल इकोनॉमी कोलैप्स ही, धाराशाही हो जाती है, क्राइसिस के हालात आ जाते हैं।
जिम्बाब्वे ने तो इतने वैल्यू का नोट भी छापा था, जिम्बाब्वियन डॉलर्स में। इसमें भी शायद कुछ जीरो कम ही पड़ गए हो, इतनी वैल्यू तक का नोट छापना पड़ा था। क्यों? इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो एक ब्रेड का टुकड़ा मान लो पहले $100 का आता था, वो 200 का आएगा, वो फिर बढ़ के $1000 हो गया, वो $10,000 का हो गया। वही ब्रेड का टुकड़ा है, पर उसकी वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि जब भी महंगाई होती है ना, वो मनी की वैल्यू ब्रेक कर देती है। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी। जैसे पहले भाई मेरे दादा के टाइम पे 500 रुपए महीने में पूरा 7 लोगों का परिवार चल जाता था। आज दिन का 500 रुपया भी कम है, इतना खर्च हो ही जाता है। बल्कि मैं तो कह रहा हूं घंटे का 500 रुपए, कहीं खाना खाने गए, कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए, ओके, वहां पे एक बारी कहीं गए पैसा लग जाता है। जिम्बाब्वे का ऐसा हाल क्यों हुआ था सर? वो ना इनडिस्क्रिमिनेटली बिना सोचे समझे नोट प्रिंट करके गए, छापते गए, छापते गए, जिसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंस करना। जहां सरकार अपने घाटों को पूरा करने के लिए, सरकार अपने घाटों को पूरा करने के लिए, अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए नोट छापती है। और जैसे जैसे महंगाई और बढ़ती है, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू खत्म होती जाती है। तो ये सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है। सेम चीज वेनेजुएला में हुई, सेम चीज वेनेजुएला में हुई। वेनेजुएला में ऑयल इकोनॉमी थी, पूरा तेल के ऊपर उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी। अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए। अमेरिका के साथ रिश्ता अच्छा था नहीं, और अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हुआ? वेनेजुएला की इकोनॉमी धाराशाही हो गई, कोलैप्स हो गई। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई महंगाई बढ़ना किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड थिंग कि भाई महंगाई बढ़ना, पहले तो हमने देखा स्पीड के हिसाब से, रेट के हिसाब से। अब मैं रीजंस के हिसाब से बताना चाहता हूं कि महंगाई किन किन कारणों की वजह से बढ़ती है। हम 3 रीजंस क्लियरली इकोनॉमिक्स में आइडेंटिफाई कर पाए हैं। पहला होता है डिमांड पुल, दूसरा होता है कॉस्ट पुश, और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल इश्यूज। जहां पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन में एडी मतलब एग्रीगेट, मतलब टोटल डिमांड, टोटल डिमांड टोटल सप्लाई से ज्यादा हो गई। अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो गई, अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है उसकी सप्लाई के मुकाबले, जैसे कोविड के दौरान कोविड के मास्क, कोविड की दवाइयां, रेमडेसिविर, एम्फोटेरिसिन बी, ये दवाइयां ये 3 गुना 4 गुना रेट पे बिक रही थी। और उस टाइम पर डिमांड इतनी थी, खरीदने वाले बहुत सारे लोग थे, और दवाई लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर 5-5 गुना रेट पे खरीदा लोगों ने, क्योंकि डिमांड थी पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। तो यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन पहला कारण बनता है महंगाई बढ़ने का। डिमांड पुल, डिमांड ऊपर कैसे जा रही है, पुल कैसे हो गई? अगर पहले इतनी डिमांड थी, ये ऊपर कैसे चली गई? किसने खींच लिया इसको ऊपर? कौन है जो डिमांड कर रहा है? वाई द डिमांड रोज, वाई द कंजम्पशन इज राइजिंग? क्यों लोग इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं? पहला रीजन, लोगों के हाथ में मनी ज्यादा आ गया है, इनकम बढ़ गई है लोगों की। अब जैसे 8th पे कमीशन आएगा, सैलरियां बढ़ेंगी लोगों की, सरकारी प्राइवेट सैलरियां दोनों बढ़ेंगी थोड़ी थोड़ी। प्राइवेट भी सेक्टर में भी सैलरी बढ़ती है, सरकार में
सैलरी बढ़ते हुए देखकर, मतलब इफ अ गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय इज गेटिंग मोर सैलरी, द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय इज गेटिंग लेस सैलरी, पीपल विल बी एंटाइस्ड टू मूव इन द गवर्नमेंट सेक्टर। मैं अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे लालच आएगा कि मैं सरकारी नौकरी कर लूं, सैलरी वहां ज्यादा मिल रही है, तो प्राइवेट में भी सैलरियां बढ़ने लगती हैं। तो इनकम बढ़ना पहला रीजन होता है। दूसरा, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और मनी ज्यादा सप्लाई हो रहा है। लोग मनी सप्लाई बढ़ गया है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है खर्चने के लिए, तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता वो अफोर्ड करेगा। और टैक्सेस अगर रिड्यूस हो गए, सर टैक्स रिड्यूस करके महंगाई कैसे बढ़ेगी? मान लो पहले मेरी 1 लाख रुपए महीने की इनकम थी, 30% टैक्स देता था और मेरे हाथ में 70,000 बचता था, ठीक है ना? अब अगर टैक्स कम कर दिया, 20% कर दिया, तो मेरे हाथ में 80,000 रुपए बचेगा, पहले से 10,000 ज्यादा। और उस टैक्स की कमी की वजह से आई कैन स्पेंड मोर मनी, आई विल डिमांड थिंग्स जो मैं अब तक अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। चौथा रीजन, पॉपुलेशन बढ़ जाना। जब खाने वाले मुंह बढ़ेंगे, ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ये हमारे लिए एक पॉइजन है, स्लो पॉइजन, जो धीरे धीरे हमें निगल रहा है। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लोग क्या कर रहे हैं, अब सेविंग्स भी कम कर रहे हैं और खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। सेविंग्स कम कर दी है लोगों ने और कंजम्पशन ज्यादा कर दी है, खर्चा ज्यादा कर दिया है, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। मतलब भाई महंगाई इतनी हो गई है कि घर गुजारने के लिए जो पैसा सेविंग्स का पड़ा था वो तक खर्चा करना पड़ रहा है। इसकी वजह से चीजों की डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग। जैसे ही जेब से बाहर निकाल के खर्चोगे, ये आपका डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई उतनी है नहीं रिसोर्सेज की, हमारे प्लेनेट पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना? फिफ्थ पॉइंट, इंडिया अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करे दूसरे देशों में, तब भी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो तो बाहर से पैसा बहुत आता है, डॉलर पाउंड रुपीस, डॉलर पाउंड यूरो सॉरी। और जब आप रुपए में कन्वर्ट कराते हो तो आपके पास इंडिया में खर्चने के लिए ज्यादा पैसा हो गया। बैंक लोन अब कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है, तब भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि सस्ते लोन को लेकर लोग खर्चा करेंगे और मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी। ओके, ये भी एक कारण बनता है। और जब हमारा रुपया डेप्रिशिएट होता है, ये अब डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, ये टॉपिक जो है ना आपके, ये आप फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तब तक के लिए सबर कर लें। बट जब रुपया डेप्रिशिएट होता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है, अभी के लिए ये याद कर लें। दीज आर द 7 पॉइंट्स। पहला, इनकम बढ़ जाए लोगों की, सैलरीज बढ़ जाए लोगों की, ज्यादा खर्चा करने के लिए पैसा है उनके पास। दूसरा, मनी सप्लाई बढ़ जाए, हो सकता है लोन आसान किश्तों में मिल जा रहा है, हो सकता है कि उनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है पहले से। तीसरा, टैक्सेस में छूट मिले, पहले जितना टैक्स देना पड़ता था उतना नहीं देना, तो जो फ्री बच रहा है पैसा उसको खर्चोगे तो महंगाई बढ़ेगी। चौथा, पॉपुलेशन बढ़ जाए, सेविंग्स कम हो जाए लोगों की और कंजम्पशन बढ़ जाए, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो। नेक्स्ट, बैंक लोन सस्ता मिल रहा है, लेस इंटरेस्ट रेट पर, लेस इंटरेस्ट रेट पर, सस्ते इंटरेस्ट रेट पर। और सातवां रीजन, रुपया आपका डेप्रिशिएट हो जाए, तो इससे, इन सब चीजों से आपके पास खर्चने के लिए पैसा आपके हाथ में ज्यादा बच रहा है। यू विल बी डिमांडिंग मोर। शॉर्ट टर्म में अचानक से चीजों की सप्लाई बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। कोई भाई 4 प्लैनेट थोड़ी ना है आपके पास, एक ही छोटा सा गोला है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको भी सस्टेनेबली यूज करना है। आपकी डिमांडें पूरी करते रहे। कहावत है, हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश में दम निकले। कहां इतनी ख्वाहिशें पूरी, कैसे इतनी ख्वाहिशें पूरी करोगे? तो भाई डिमांड पूरी करने के लिए सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में। यह है पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यह है पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट रीजन, सेकंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसको हम अब समझते हैं सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन क्या है। जब चीजों की कॉस्ट बढ़ने लगे तो उसे सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कहते हैं। जब चीजों की कॉस्ट बढ़ने लगे, एक था कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा आ गया था तो आप खर्चा कर रहे थे और डिमांड ज्यादा कर रहे थे। एक है प्रोडक्ट ही महंगा हो जाए, गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई अब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भैया लेबर मांग रही है ज्यादा सैलरी, रेंट बढ़ गया है, कंपनियों को ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, लोन लेना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से महंगा हो गया है। आपने लोन लिया हुआ था, आपको पहले 8% पे इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब 10% पे देना पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। अब आपका ज्यादा पैसा जा रहा है लोन चुकाने में। आपके प्रोडक्ट महंगे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। प्रॉफिट मार्जिन, पहले 20% प्रॉफिट कमाते थे, अब 50% कमाना चाहते हो। प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे सर। रेंट, जमीन का किराया बढ़ गया, भाई प्रोडक्ट भी महंगा करो ताकि ये बढ़ते हुए किराए को आप निकाल सको अपने खर्चे में से, और स्टाफ सैलरी ज्यादा मांग रहे हैं। ऐसे ही जो प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल यूज करते हो, मान लो वो महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल ये चीजें महंगी हो गई हैं। स्टील डालते हो गाड़ी में, स्टील महंगा हो गया, इसलिए गाड़ी का रेट भी महंगा हो गया। तो सप्लाई साइड की तरफ से अचानक से चीजें महंगी हो जाती हैं, इसलिए सप्लाई शॉक भी कहते हैं। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की ये सारी चीजें अगर महंगी हो जाती है, वर्कर्स ने जब ज्यादा सैलरी मांगनी शुरू करी, प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दोगे। सरकार ने आपसे टैक्स ज्यादा मांगना शुरू किया। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 18% टैक्स लगता था, सरकार 28 मांग रही है, तो वो 118 का प्रोडक्ट अब 128 का हो गया। क्या बोला मैंने? 100 रुपए का प्रोडक्ट था, पहले 18% टैक्स लगता था, 28% देना पड़ता है। तो पहले 118 रुपीज होता था आफ्टर टैक्स, अब वो 128 रुपीज हो जाएगा आफ्टर टैक्स। बढ़ गया ना रेट, हो गया ना महंगा। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो कई बार प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक वगैरह सब ऑयल का यूज करते हैं। ऑयल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाएगी, प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। टैक्सेस में सरकार ने जीएसटी वगैरह में चेंज किया, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। लोन महंगा हो गया, लोन का इंटरेस्ट रेट अगेन ज्यादा पैसा देना पड़ेगा बैंक को। तो ये सारे कुछ रीजंस बनते हैं दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के पीछे। दीज आर सर्टेन रीजंस। द थर्ड रीजन, द थर्ड कॉज of increase in inflation, I will use another separate color, वो है structural reasons, जिसे हम structural inflation कहते हैं। इसकी स्लाइड दिखाता हूं मैं आपको। structural inflation पढ़ो क्यों। This inflation occurs due to operation of structural weakness, supply side bottleneck, lack of infrastructure existing in an economy। किसी भी देश के अंदर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक कारण बन जाता है जिस वजह से उस देश में महंगाई बढ़ती है। 1,000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करने में अगर 10,000 रुपए खर्च देता है एक ट्रक, और वो रेट बढ़ता जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। हमें कोशिश करनी है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। इंडिया में 16 to 18% खर्चा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चला जाता है। चाइना में ये 6 से 8% है। इसे कम करना है हमें, इसलिए हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। ये सरकार इतने हाईवेज, इतने एक्सप्रेसवेज क्यों बना रही है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, इसलिए इतनी अच्छी अच्छी रोड्स बना रही है। ट्रेन्स का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आप जानते हैं एक स्पेशल रूट चलेगा ट्रेन का, पटरी बनाई गई है, ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट।
एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई जा रहा है, एक बंगाल जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है ये सब? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों सुधारा जा रहा है? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की वजह से जो खर्चे बढ़ जाते हैं, जो वीकनेस है, जो बॉटल नेक है, बॉटल नेक मतलब पानी की बोतल का ढक्कन लगा दो, बंद कर दो, पानी नीचे नहीं गिरता, आगे नहीं बढ़ पाता, उसे बॉटल नेक कहते हैं। वो आगे बढ़ने से रोक देता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉटल नेक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ने से रोक देता है। तो सरकार को यही इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक सॉल्व करने, इंडिया का मेजर रीजन यही स्ट्रक्चरल वीकनेस, यही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होना मेन रीजन। बाकी भी है, कॉस्ट पुश भी है, डिमांड पुल भी है इंडिया में, पर वन ऑफ द मेन रीजन ये है। देखो एग्रीकल्चर हमारा पुअर प्रोडक्टिविटी से काम करता है। आज भी एग्रीकल्चर के अंदर वो पुराने जमाने के मेथड्स हम यूज कर रहे हैं। हमें एक हाइब्रिड अप्रोच बनानी है, पुराने मेथड्स और नई मॉडर्न साइंस को यूज करना है, ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी बेहतर करनी है, ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैं किसान हूं, मैंने अनाज उगा दिया, ये थैले में भर के पड़ा है, बारिश होगी सारे थैले में पड़ा हुआ अनाज सड़ जाएगा, अब क्या बेचूंगा मार्केट में? इसलिए फार्मर सुसाइड करते हैं। आप एक गोडाउन बना दो, कोल्ड स्टोरेज बना दो, चूहे ना हो, जहां पे बीमारियां ना लगे, खराब ना हो क्रॉप, वो वहां पे रख देगा, उसको बेच देगा, पैसा उसकी जेब में आ जाएगा, उसकी जो अचानक से इनकम कम हो रही है वो बढ़ जाएगी। सच स्टोरेज फैसिलिटीज, सच डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज हैव टू बी क्रिएटेड। ठीक है ना? ठीक है, तो ये है जी आपका थर्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है, और मोस्टली इसकी जिम्मेदारी बेहतर करने की सरकार की होती है। एक होता है कॉन्सेप्ट वेज स्पाइरल का। स्पाइरल क्या होता है? ऐसे ऊपर जो चीज जाती है स्प्रिंग, उसे स्पाइरल कहते हैं ना। जैसे आपके कई सारे रजिस्टर होते हैं, उसमें ऐसे गोल गोल होता है, वो स्पाइरल होता है। वेज स्पाइरल, जहां पे वर्कर्स अगर ज्यादा सैलरी, ज्यादा दिहाड़ी डिमांड करने लगे कि भाई देखो, वर्कर्स आर डिमांडिंग हायर वेजेस, ज्यादा दिहाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बियर करनी है। भाई महीने का खर्चा नहीं निकल पा रहा, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बियर करनी है। अगर उनको ज्यादा सैलरी देनी है तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे अगर उनको ज्यादा सैलरी देनी है। एक यहां पर लूप बन जाएगा, प्रोडक्ट के प्राइस बार बार बढ़ाते रहने पड़ेंगे, क्योंकि वर्कर्स बार बार ज्यादा सैलरी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। सैलरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये एक लूप बन जाता है, ये एक स्पाइरल के फॉर्म में ऐसे चलता जाता है, चलता रहता है, बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं वेज स्पाइरल। इसको बोला जाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, कि ये तो बिल्ट इन है, ये तो बेसिक फीचर है, ये तो होगा ही होगा। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, जहां पे बिजनेसेस अपने अपने प्रोडक्ट को महंगा करते जाते हैं ताकि अपने खर्चे निकाल सके। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब तक आपने क्या देखा है? अब तक आपने देखा है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें मैंने स्पीड के हिसाब से बताया आपको, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन। फिर मैंने कॉजेस के हिसाब से बताया, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चरल। अब मैं इसके बाद बताने जा रहा हूं कि यार देखो, कोई भी इकोनॉमी जो है ना, वो इन्फ्लेशन नापती है, नापने के लिए एक टूल चाहिए। कोई पेचकस, कोई आरी से नहीं नापती, थर्मामीटर या वेइंग मशीन से नहीं नापती। इसके लिए एक टूल होता है। स्टैटिस्टिक्स में जब आप कोई डेटा प्रेजेंट करते हो तो उसके लिए इंडेक्स बनाते हो। यहां पे आप प्राइस इंडेक्स बना रहे हो। प्राइस इंडेक्स का मतलब कि चीजों का प्राइस पहले कितना था
और आज कितना है, और उनके बीच में कंपैरिजन क्रिएट हो सके, उस कॉन्सेप्ट को प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, ताकि आप पता चल सको, पता लगा सको कि महंगाई कितनी है। देखो, कई देश अपनी खुद की एनालिसिस करते हैं, पहली बात, इंटर कंपैरिजन के लिए, दूसरे देशों से कंपैरिजन के लिए, और इंट्रा कंपैरिजन के लिए, खुद का ही पास्ट में क्या डेटा था उससे कंपेयर करने के लिए। इंटर मतलब अपना दूसरे देश से, इंट्रा मतलब अपना ही अपने पास्ट से। एक एग्जांपल देता हूं, ईरान का हाल देखो। ईरान भले ही इजराइल पे अटैक, यूएस से लड़ाई करता रहता है, बट 2020 में एक बड़ा बदलाव किया था ईरान ने अपनी करेंसी चेंज करके। तो ईरान की करेंसी होती थी रियाल, और बहुत ओवर वैल्यू हो चुकी थी, तो इन्होंने अपनी करेंसी चेंज कर दी, तोमान कर दी। ईरान ने अपनी करेंसी तोमान कर दी। एक तोमान में 10,000 रियाल आते थे, कि पहले 10 रियाल का नोट कैरी करना पड़ता था। भाई 10,000 रियाल का नोट कैरी करने से अच्छा एक तोमान का कर लो। हमने क्या किया, 10,000 रियाल मतलब एक तोमान, और तोमान नई करेंसी मार्केट में इशू कर दी। तोमान और एक और घेरान, घेरान ये ईरान की करेंसी है। क्यों? क्योंकि इनकी पुरानी करेंसी ने अपनी वैल्यू लूज कर दी थी महंगाई की वजह से। क्यों? क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है ना, करेंसी अपनी वैल्यू, या इसको एक टेक्निकल वर्ड बुलाते हैं परचेजिंग पावर, करेंसी अपनी परचेजिंग पावर लूज कर देती है। करेंसी अपनी परचेजिंग पावर लूज कर देती है, अपनी वैल्यू लूज कर देती है। महंगाई जब बढ़ती है, करेंसी अपनी परचेजिंग पावर लूज कर देती है। एग्जाम्पल दूं, 500 रुपए लेकर मैं पहले मार्केट जाता था, 50 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो सेब खरीद के लाता था। आज का जमाना है, आज का जमाना है, दुनिया सेब का दीवाना है। सेब आता है 100 रुपए किलो, और मैं अफसोस 5 किलो ही खरीद पाता हूं। पहले 10 किलो लाता था, अब बस उसका आधा ही घर लेकर आ पाता हूं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। I was purchasing 10 kgs with the same 500 rupees note. Because of inflation, I'm purchasing only 5 kgs now. My power to purchase, or the purchasing power, has reduced or fallen. All because of inflation. Inflation सबसे पहले purchasing power खाती है। जर्मनी ने भी 1920s के अंदर, हंगरी ने, जर्मनी ने भी ये प्रॉब्लम देखी है। एक ब्रेड के टुकड़े के लिए बाल्टी भर भर के, बोरा भर भर के पैसा ले जाना पड़ता था, बोरी भर भर के पैसा ले जाना पड़ता था। वेनेजुएला ने भी ये प्रॉब्लम देखी है, जिम्बाब्वे ने भी प्रॉब्लम देखी है, बोरा भर भर के पैसा ले जाना पड़ता था दोस्तों, ये हाल था। इसलिए महंगाई कंट्रोल में रखना जरूरी है। कंट्रोल करने के लिए पहले तो पता होना चाहिए कि महंगाई को मेजर कैसे करना है। महंगाई को मेजर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन। सबसे पहला है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई। दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। तीसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। समझते हैं क्या है ये। सबसे पहला प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। देखो, कोई चीज बनती है तो सबसे पहले वो खेत में या तो किसान उगाता है, या तो फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता है। उस इंसान को मैं प्रोड्यूसर भी बोल सकता हूं जो चीज बना रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कोई होलसेलर उससे खरीदेगा बल्क में, कि 100-200 किलो मुझे दे दे, और फिर जाके आपके पास की रिटेल शॉप से, किराने की दुकान से, Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब से आप खरीदते हो, ब्लिंकिट विंकिट से खरीदते हो, और फिर वो प्रोडक्ट आप तक आता है। तो पहले प्रोड्यूसर के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, और फिर कंज्यूमर के पास आया, पास की किराने की दुकान या रिटेल शॉप से। जिसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ये इंडिया में फिलहाल बनाया नहीं जाता। इंडिया में इसको बनाने का सुझाव सरकार ने दिया तो हुआ है,
पर फिलहाल इंडिया में पीपीआई प्रिपेयर नहीं किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और अब हम पर्सपेक्टिव लेते हैं। एक कमिटी बनाई थी भारत सरकार ने 2014 के अंदर, जिसका नाम था बी एन गोलधर कमिटी। 2014 में यह बनाई गई थी बी एन गोलधर कमिटी, जिसने कहा कि इंडिया को पीपीआई यूज करना शुरू करना चाहिए और डब्ल्यूपीआई धीरे धीरे खत्म कर दे। क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही है, एक कहावत है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम सुबह उठ रहे हो, आराम से आंखें वांखें सहला रहे हो, देख रहे हो पूरा खेत अलग अलग पक्षी खा गए, सब सारा अनाज खा गए, तो अब गुस्सा क्या कर रहे हो? पहले उठ जाते, थोड़ा एक्टिवली देखते, बट यू डिड वर नॉट एक्टिव। My point here while explaining this concept to you is that try to control inflation। महंगाई रोकने की जहां चीज बन रही है प्रोड्यूसर के लेवल पे, वहीं से कंट्रोल करो ना। कंज्यूमर तक तो पहले से प्रोडक्ट महंगा होकर ही आ रहा है, यही महंगाई रोक देने की कोशिश करो। तो इसलिए बीएन गोलधर जी ने कहा कि भाई हमें पीपीआई बनाना चाहिए और डब्ल्यूपीआई को खत्म कर दो। डब्ल्यूपीआई से धीरे धीरे पीपीआई पे मूव करो। इसके लिए पहले पीपीआई को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चला लो, जिसमें देखा जाएगा कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का। कि एक प्रोड्यूसर है, मान लो राइस उगाता है, तो वो पहले 100 रुपए का 10 किलो राइस उगा के बेचता था, अब वो 120 का बेच रहा है। 20% प्राइस बढ़ गए हैं प्रोड्यूसर के लेवल पर। सरकार देखे क्या ऐसा कारण है जिस वजह से इतनी अचानक से महंगाई बढ़ गई। इसलिए पीपीआई बनाओ। आप पीपीआई पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे चला लो यार, ठीक है ना, जिसमें पास्ट के डेटा को आज के डेटा से कंपेयर कर सकते हो। 2011-12 को बेस ईयर मान के। बेस ईयर का मतलब है कि आपने पास्ट का एक साल का डेटा फिक्स कर लिया और तब से अब तक की परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हो कि तब अगर 100 रुपए रेट था, आज अगर 200 है, तो मतलब 100% रेट बढ़ गया। पीपीआई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं, फैक्ट्रियों से बन के निकल रहे हैं, जो प्रोड्यूसर सर्विसेज और गुड्स को बेच रहे हैं, उनके प्राइस में कितना इंक्रीज आ गया है। देखो कितने सामान को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, उनके प्राइस को देखो। एक्सपेरिमेंट के लिए पीपीआई बना लो। भाई दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका करता है, एडवांस इकोनॉमीज करते हैं, यूरोपियन इकोनॉमीज करते हैं, कई सारे इंडिया जैसे डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज भी कर रहे हैं। तो अभी भी क्यों डब्ल्यूपीआई पे लटके हो? पीपीआई उठाओ और इसको चलाओ। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ भी रेकमेंड करता है कि पीपीआई का इस्तेमाल करना शुरू करो, पर इंडिया अभी तक कर नहीं रहा। हम पुराने मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं। डब्ल्यूपीआई से बेटर हो सकता है पीपीआई, बस इसको एक एक्सपेरिमेंट के लिए, ट्रायल के लिए शुरू करना चाहिए, ऐसा सरकार की राय है, ऐसा मेरी भी राय है। जहां पे महंगाई बढ़ते हुए देखते हो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स, देखो तीनों डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई तीनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से हैं। पीपीआई है प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, डब्ल्यूपीआई है होलसेलर जो थोक में खरीदता है उसके पर्सपेक्टिव से, और सीपीआई है कंज्यूमर, ग्राहक के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों इस लेवल पे देखने का एक और फायदा यह है कि अभी बस प्रोडक्ट बन के निकला है, उस पर कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगा, बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो कि प्रोड्यूसर को उसके गुड्स एंड सर्विसेज बेचने पे क्या प्राइस मिल रहा है। ये आपका पीपीआई में आएगा। पीपीआई जब आप गुड्स प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचता है, उस लेवल पर देखा जा सकता है। पीपीआई कैसे नापोगे? दो तरीके हैं, इनपुट पीपीआई एंड आउटपुट पीपीआई। इनपुट पीपीआई का मतलब है रॉ मटेरियल पीपीआई। जो चीजें आप उगा रहे हो वो रॉ मटेरियल है, जो चीजें उगाने में यूज कर रहे हो वो, या बनाने में यूज कर रहे हो वो रॉ मटेरियल है। जैसे स्टील, आयरन, एक फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है। पहले रेट 1000 होता था, आज 1100 रेट हो गया है। तो आप देख पा रहे हो कि पहले से अब तक महंगाई बढ़ी है। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो किसी प्रोडक्शन में यूज होता है। आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकला है। मान लो एक कार, कार पहले 5 लाख की थी, अब 7 लाख की हो गई है,
मतलब प्राइस बढ़ा है। तो इनपुट पीपीआई रॉ मटेरियल के प्राइस के इंक्रीज को देख रहा है और आउटपुट पीपीआई फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज होते हुए देख रहा है। ये बात याद रखिएगा। ये आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है जिसको हमें निकालना चाहिए, जो इन्फ्लेशन को देखेगा, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं डेटा को। इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है डब्ल्यूपीआई। प्रोड्यूसर से होलसेलर बल्क में कई सारी चीजें कई बार खरीद लेते हैं। होलसेलर वो इंसान होता है जो थोक में खरीद लेता है और फिर आगे बेचता है। डब्ल्यूपीआई क्या मेजर करता है? डब्ल्यूपीआई मेजर द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर इन द होलसेल गुड्स बास्केट। कोई भी चीज होलसेलर खरीद सकता है होलसेल प्राइस पे, कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं होती। बस एक चीज होती है कि डब्ल्यूपीआई में ना आप सिर्फ गुड्स के प्राइस को इंक्रीज करते इन्वॉल्व करते हो, सर्विसेज यहां पे काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई सर्विस होलसेलर खरीद ही नहीं सकता। मैं टीचिंग कर रहा हूं, मेरी सर्विस कौन होलसेलर खरीदेगा? है कि 500 टीचर खरीद के रख लिए और वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा मुश्किल होता है। सर्विसेज में कोई होलसेल एप्लीकेशन नहीं है, हम D2C कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट टू कस्टमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर करा रहा हूं, आप कंज्यूमर हो। डॉक्टर डायरेक्ट टू कंज्यूमर इन्वॉल्व है। तो सर्विसेज में ये होलसेलर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्रोडक्ट्स में होता है कि एक कंपनी है जिसने 5 लाख फोन खरीद लिए, उस फोन पे अपना लेबल लगाया, कटा सेब और बेच दिया, वो होलसेलर हो सकता है। इंडिया में डब्ल्यूपीआई 1942 ब्रिटिशर्स के टाइम से हम बना के चल रहे हैं। डब्ल्यूपीआई का डेटा हर महीने आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई का डेटा जुलाई अगस्त में 14 तारीख तक आ जाएगा, मतलब एक महीने बाद, हर महीने डेटा आता है, एक महीने बाद आपका डेटा आ जाता है। अच्छा, अब हम प्राइस इंडेक्स बनाते हैं होलसेल के लेवल पर, प्राइस कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं? डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई इंडिया में निकालता कौन है, बनाता कौन है? सामने लोगो मैंने इसलिए चिपकाया है। डब्ल्यूपीआई डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको आज डीपीआईआईटी कहते हैं, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। इंडिया में डब्ल्यूपीआई ये तैयार करता है। 697 आइटम्स के प्राइसेस को देखा जाता है, पहले कितना था दाम, आज कितना है दाम, उनमें महंगाई तो नहीं बढ़ गई, ये देखता है। ठीक है ना? तो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये आपका डिपार्टमेंट है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत, ये बनाता है इंडिया का डब्ल्यूपीआई। ठीक है ना? इसमें भी एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, ये देखो नाम पढ़ लो पूरा, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका पूरा पता है। मतलब मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस, ऐसे चलता है काम। ये बनाते हैं डब्ल्यूपीआई का डेटा। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, बल्कि हम ना अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि 1942 में शुरू हुआ था तो वो भी आज भी चल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर अपडेटिंग द डेटा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे लास्ट अपडेट हमने किया था 2012 में, सौमित्र चौधरी कमेटी हमने बनाई थी, ये फोटो देख सकते हैं इनकी। इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे डब्ल्यूपीआई के पैरामीटर में। क्या बदलाव किए थे? जैसे पहले 2004-5 को बेस ईयर मानते थे, तो हम 676 आइटम्स के प्राइसेस को ट्रैक करते थे। लैपटॉप हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, मोबाइल हो गया, 676। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, प्रोडक्ट्स दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, 2012 में जो हमने अपडेट किया है, 2011-12 को बेस ईयर मान के, लेटेस्ट बेस ईयर 2011-12 है। तो अब 697 आइटम्स हो गए हैं। पर सर ये कौन से आइटम्स हैं जिनके प्राइसेस को देखा जा रहा है? और क्या सर इसमें सर्विस सेक्टर आता है? नो, नो एंड नो, इसमें सर्विस सेक्टर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं। तो ये 697 सिर्फ गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज हैं।
इसमें सर्विसेज नहीं है दोस्तों। अच्छा सर, क्या इसमें हम टैक्स के इंपैक्ट को भी देखते हैं? बेटा, टैक्स कौन पे करता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे देश में कौन पे करता है? सर, फाइनल बर्डन तो कंज्यूमर या कस्टमर पे आता है, तो ये तो अभी होलसेलर के लेवल पे है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां नहीं लगते हैं। WPI इज लेस अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में सरकार की टैक्स और बजट की पॉलिसी भी आती है, तो WPI को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें टैक्सेस इन्वॉल्व ही नहीं है, इंक्लूडेड ही नहीं है। फिस्कल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है? द पॉलिसी ऑफ बजट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये एक्चुअली एग्जैक्ट लाइन प्रीलिम्स में बन सकती है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट लाइन आपके लिए लिखी है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये कंज्यूमर्स तक पहुंचने से पहले ही चीजों के प्राइसेस को ट्रैक कर रहे हैं होलसेल लेवल पर। ये होलसेल के लेवल पर ट्रैक कर रहे हैं कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही। सर अब ये बता दो ना, 690 जितने भी आपने बताया 697 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? बेटा 3 टाइप के हैं। पहला होता है प्राइमरी आर्टिकल। प्राइमरी आर्टिकल जो जमीन से निकाला है, जिसपे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, जैसे कि सीरियल्स मतलब गेहूं चावल, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि वेजिटेबल्स, जैसे कि जमीन से प्राप्त किया हुआ मिनरल बॉक्साइट वगैरह, ये सब पहली कैटेगरी है। पहले इसका वेटेज होता था 2004-5 के हिसाब से 20.14 सॉरी, अब ये बढ़ गया है। और क्वेश्चन बन सकता है किसका वेटेज बढ़ा है? प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज इंक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है। 2004-5 में 20 था, अब 22.62 है। दूसरा आर्टिकल का टाइप फ्यूल एंड पावर, ये वेटेज शो कर रहा है कि अगर 100% आइटम्स है तो उसमें से कितने परसेंट आइटम्स प्राइमरी आर्टिकल्स हैं। 22% है, 100 में से 22%, तो 697 का 22% लगाओगे, उतने आर्टिकल्स आपके प्राइमरी आर्टिकल्स निकलेंगे, जिसमें फूड आइटम्स मोस्टली आते हैं, जो भी जमीन से रॉ प्राप्त करते हो। फ्यूल एंड पावर, पेट्रोल, डीजल, बिजली, कोयला, ये सब आपका वेटेज का 14.91 होते थे पहले, अब ये कम हो गया है, 13.15% हो गया है, लगभग 1.5% का डिक्रीज आ गया है। थर्ड, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जैसे कपड़े बनते हैं फैक्ट्री में, चीनी बनती है गन्ने से, केमिकल्स बनते हैं, तेल बनता है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल मूंगफली का तेल, जैसे मूंगफली को पीसा उसका तेल निकाला, तो ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है और सबसे ज्यादा वेटेज इनका है। 64.97 पहले होता था, कम हो गया है, 64.23 हो गया है, ठीक है ना? और अब हमारे पास ये करंट स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है, किसका कितना परसेंटेज है। सबसे ज्यादा है मैन्युफैक्चर्ड का, फिर है प्राइमरी का, और फिर है फ्यूल और एनर्जी का, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, ये सब पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज बढ़ गया है 2011-12 में, क्वेश्चन बन सकता है, बाकी दोनों का कम हो गया है, ठीक है ना? एग्जाम्पल मैंने दिया, प्राइमरी में गन्ना आ जाएगा। प्राइमरी में कोई भी चीज आप फैक्ट्री वैक्ट्री इंडस्ट्री में नहीं ले जा रहे। फ्यूल एंड पावर का एग्जाम्पल दिया, और मैन्युफैक्चर्ड में उसी गन्ने की अगर चीनी बनाई तो मैन्युफैक्चर्ड में चली जाएगी। रॉ मटेरियल बिल्कुल रॉ है तो प्राइमरी में आएगा। अगर वो फैक्ट्री इंडस्ट्री में गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कॉटन गई, कपड़ा बना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, शुगर केन गया, चीनी बनी, मैन्युफैक्चर्ड, ऑयल बना, ये सब आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आता है दोस्तों। किसका कितना वेटेज कम ज्यादा हुआ ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी का बड़ा है, बाकी दोनों का कम हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा, इसमें सिर्फ गुड्स थे, सर्विसेज नहीं थी, ये याद रखना। अच्छा, एक बात ना इंपॉर्टेंट ये है कि डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक और इंडेक्स निकालता है 2017 के बाद से, 2017 के बाद से। इसका नाम है WPI फूड इंडेक्स। WPI फूड इंडेक्स खाने पीने की चीजों में महंगाई को अच्छे से चेक कर सके, उसके लिए उन 697 आइटम्स में से
जो भी फूड आइटम्स हैं उनके प्राइस को ट्रैक किया जाएगा अलग से। अच्छा, कुछ तो फूड आइटम्स प्राइमरी में थे और कुछ फूड आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में थे, है ना। उनमें से जो भी फूड आइटम्स है उनको निकाल लो, उनका टोटल कर लो, और टोटल करके आपके पास जो आंकड़ा आता है ऑलमोस्ट 25% आता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% आता है। तो वो आपका वो WPI फूड इंडेक्स को शो करता है, और फिर उन 25% आइटम्स के प्राइसेस को अलग से ट्रैक करते हो, उसे WPI फूड इंडेक्स के तहत ट्रैक किया जाता है। 697 में से जितने भी फूड थे उनको अलग रखा, उनके प्राइस को ट्रैक किया और देखा कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि फूड आइटम्स में और फ्यूल में, दो चीजों में अचानक से तेजी से महंगाई बढ़ती है। ठीक है ना। क्वेश्चन बनेगा, WPI फूड प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। कब से निकाल रहा है? 2017 से निकाल रहा है। WPI क्यों निकाला जाता है? देश की इकोनॉमिक सिचुएशन का हमें हाल पता चल पाता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है कि हम किसी एरिया में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसकी महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है ना। हमें यहाँ पर फैक्ट्री से निकलते ही जो प्राइस हैं वो दिखते हैं, तो हम उन पर महंगाई नाप सकते हैं, और अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, रीजन आइडेंटिफाई करके। सरकारें इसका यूज करती है, अलग अलग देश के इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन इसका यूज करते हैं, ताकि महंगाई और ना बढ़ जाए, कंज्यूमर्स तक ना पहुंच जाए। हमारा थर्ड इंडेक्स है CPI। CPI कंज्यूमर के लेवल पे देखता है, आप और मेरे जैसे ग्राहकों के लेवल पे महंगाई को देखता है। आप और मेरे जैसे ग्राहक, जनता, हमारे लेवल पे मंथली बेसिस पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस के इंक्रीज को CPI देखता है, जहां पे ये कंज्यूमर्स पे फोकस कर रहा है, ग्राहक पे, जनता पे। गांव के कंज्यूमर, शहर के कंज्यूमर, दोनों को अलग अलग तरीके से देखता है कि भाई आप अपना जीवन गुजार पा रहे हो, गुजर बसर कर पा रहे हो या नहीं। अब पहली बात तो ये, या तो रीजन के हिसाब से देखेगा, जैसे कि रूरल, CPI रूरल, CPI अर्बन, और दोनों को जोड़ दें तो CPI ऑल इंडिया। एक तरीका इसके पास ये है। एक तरीका है वर्कर्स के हिसाब से देखना, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल वर्कर्स। भाई गांव में दो तरीके के लोग होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं और जो और कोई अन्य काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह गांव में, या जो भी दिहाड़ी व्याड़ी का काम है, उन्हें रूरल वर्कर कहते हैं। एग्रीकल्चर करते हो तो एग्रीकल्चर लेबर, वरना रूरल वर्कर। और अगर शहर है तो शहर में लोग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम करते हैं एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो या तो वर्कर्स के हिसाब से निकाल लो, या तो रीजन, जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से, गांव शहर जो भी है उस हिसाब से निकाल लो। ये दो तरीके होते हैं। अब हम जो है एग्रीकल्चर लेबर का भी निकालते हैं, रूरल लेबर का भी निकालते हैं, और इंडस्ट्रियल वर्कर, तीनों का निकालते हैं। रूरल लेबर में आज के प्राइसेस को देखो, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल वर्कर्स में आज के प्राइसेस को 1986-87 के प्राइसेस से कंपेयर किया जाता है। हाँ, मुझे पता है बहुत पुराने प्राइसेस हैं, पर सरकार ने ये बेंचमार्क बना रखा है, इसको चेंज करना चाहिए। मैं मानता हूं चेंज करना चाहिए, तो हमने पुराने बेंचमार्क्स आज भी यूज करे हुए हैं। 1986-87 के प्राइसेस से कंपेयर करते हैं, कौन है जो उस समय के प्राइसेस से कंपेयर करती है, कौन सी सरकार की बॉडी है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल के तौर पे आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल वर्कर और इंडस्ट्रियल वर्कर, इन तीनों का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो के द्वारा, इन तीनों का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत लेबर ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो है, ये निकालती है। क्वेश्चन, कौन से बेस ईयर को यूज किया जाता है? इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए 2016 है, 16 है, 17 नहीं है। 2016 बेस ईयर को यूज किया जाता है, जो शहर में वर्कर्स काम कर रहे हैं। इनका मकसद पता है क्या है? हम ना शहरों में महंगाई देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर के इस इंडेक्स के द्वारा, जिससे हमें पता चल पाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी महंगी हो रही है। उसके हिसाब से सरकार ना शहरों में डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता और वर्कर्स के वेजेस, दिहाड़ी को रिवाइज कर सकती है टाइम टू टाइम। गांव में क्या लेबर को वेजेस मिल रही है, दिहाड़ी कितनी मिल रही है, उसके हिसाब से मनरेगा की दिहाड़ी को, वेजेस को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये तीनों लेबर ब्यूरो बनाता है, लेबर ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, जिसमें एग्रीकल्चर और रूरल वर्कर्स के प्राइसेस 1986-87 के बेस ईयर से कंपेयर होते हैं, और इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के प्राइसेस 2016 के बेस ईयर से कंपेयर होते हैं। ये बात याद रखनी है आपको। तो ये पहले 3 टाइप के सीपीआई देखे वर्कर्स के हिसाब से। सीपीआई एएल एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई आरडब्ल्यू रूरल वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। रूरल और इंडस्ट्रियल वर्कर में फर्क है, इंडस्ट्री शहरों में होती है, रूरल वर्कर्स गांव में कंस्ट्रक्शन, जैसे मकान बनाने का काम है, कोई भी स्कूल की बिल्डिंग, पंचायत की बिल्डिंग, कोई भी दिहाड़ी का काम करना है वो करते हैं। जो नॉन एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर लेबर तो पूरा एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं, फसल बोना, फसल काटना, पानी देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये आपके वर्कर्स के हिसाब से है। अब हमें देखना है रीजन के हिसाब से, रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया। इंडिया में हम रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल पे निकालते हैं, और फिर बाद में इन दोनों का ही टोटल कर देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। पर बेटा ये दोनों इंडेक्सेस ना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये बनाती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पहले एनएसएसओ और सीएसओ होता था, 2019 में उन दोनों को जोड़ दिया, अब एनएसओ बचा है। सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, 1100 से ज्यादा गांव के बाजार घूमते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के डेटा कलेक्ट करने वाले। हर हफ्ते जाते हैं, फील्ड विजिट होती है कि हाँ भाई आलू का क्या रेट है, हाँ साबुन का क्या रेट है, हाँ जी क्या रेट, लास्ट वीक तो 100 था, इस बार 105, हाँ सर रेट बढ़ गया, अच्छा लिख देता हूं। सर्वे करके आते हैं प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के फील्ड ऑफिसर 1100 से ज्यादा गांव में, गांव के बाजारों में। ऐसे ही 1100 से ज्यादा शहरों के बाजारों में, अर्बन एरियाज में भी प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के अलग ऑफिसर्स फील्ड विजिट पे जाते हैं और सारा डेटा गैदर करते हैं। डेटा गैदर करने के बाद, डेटा गैदर करने के बाद उस डेटा को सेव करते हैं और पता लगाते हैं पहले से लेकर अब तक महंगाई कितनी बढ़ी है। और अब सीपीआई को ही यूज करती है आरबीआई और भारत सरकार। उर्जित पटेल कमेटी ने सिफारिश दी थी कि डब्ल्यूपीआई छोड़ो, इसलिए 2015 से आरबीआई भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सीपीआई का ही डेटा यूज करती है टू चेक द इन्फ्लेशन लेवल इन आवर कंट्री। और फिर अगर जैसे कोई सरकारी नौकरी में है, उसको डीएनएस अलाउंस मिलता है, तो सीपीआई के बेसिस पे दिया जाता है कि पहले से लेकर अब तक कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। यहां पे बेस ईयर 2012 है इन दोनों में, रूरल में भी और अर्बन में भी। और बाद में ना रूरल और अर्बन को दोनों को जोड़ भी सकते हैं, सीपीआई ऑल इंडिया या सीपीआई कंबाइंड कहते हैं उसे। क्वेश्चन बनेगा सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड, ये निकालता कौन है, इनका बेस ईयर क्या है, इनको निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे ही सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर कौन निकालता है, बेस ईयर क्या है और उनको निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं।
इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी, इट इज हाई सर्टेनिटी कि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, हमारा इन्फ्लेशन में अब अगला टॉपिक है कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है डिफ्लेशन की, जो कि इन्फ्लेशन का बिल्कुल अपोजिट या बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? व्हेन द प्राइजेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉल डाउन, जब चीजों के दाम कम होने लगते हैं। इन्फ्लेशन में दाम बढ़ रहे थे, इसमें दाम चीजों के कम होने लगेंगे, और अल्टीमेटली उसकी वजह से अगर आप 500 रुपए में फॉर एग्जाम्पल पहले 50 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो खरीद पाते थे, तो अब ज्यादा क्वांटिटी में खरीद पाओगे। अच्छा, डिफ्लेशन होने का रीजन क्या होता है? चीजों की डिमांड बहुत कम हो गई है, या किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है, या तो सरकार टाइट मनी पॉलिसी चला रही है जिसमें लोगों को आसानी से हाथों में पैसा अवेलेबल नहीं करवा रही, या देर इज अ फेल इन मनी सप्लाई। अगेन, मनी सप्लाई क्रिएट नहीं हो पा रही है, लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं है, खर्चेंगे कहां से? और खर्चा कर नहीं रहे हैं तो मांग बढ़ेगी कहां से? और मांग बढ़ेगी नहीं तो फिर प्राइस बढ़ेंगे कहां से? राइट, सो डिमांड नहीं बढ़ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइसेस आर आल्सो फॉलिंग डाउन। कोई चीज 100 की थी, वो घर के 90 घट के 98 हुई, 97, 95, 94। ऐसे अगर लगातार चीजों का दाम कम होता जाए, फॉल होता जाए, तो उसे आप डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन इज कंप्लीटली अपोजिट टू इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर आपको देखने मिलता है कि आप कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो जनता खर्चा कर रही है ना, वो घटते हुए देखते हैं। मतलब जनता पहले से कम खर्चा करेगी। मतलब क्या बताया मैंने? चीज की, कोई भी चीज थी पहले 100 रुपीज की थी, उसका रेट कम हो गया, तो अब आपको कम पैसे खर्चने पड़ेंगे। लोअर प्रॉफिट्स एंड वेजेस, बिजनेसमैन क्या करते हैं उस टाइम पे ना, वर्कर्स को सैलरियां तो कम देने लगते हैं, या तो नौकरी से निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स पर और वर्कर्स की सैलरी पर हिट आता है, क्योंकि चीजों की डिमांड ही नहीं हो रही है, बिकेंगी नहीं तो फिर प्रॉफिट कमाएंगे कहां से? बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को निकालना पड़ेगा नौकरी से। और क्यों निकालेंगे? क्योंकि इतनी जॉब्स तो होंगी नहीं ना, उस टाइम पे डिमांड ही बहुत कम है, जॉब्स होंगी नहीं कि आप हर इंसान को नौकरी दिलवा सको। साथ ही देयर शुड बी एन इंक्रीज इन रियल वैल्यू ऑफ डेट। मतलब अब क्या हुआ है, पैसे की वैल्यू में कमी आपको देखने मिल रहा है। पैसे डिफ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू में इंक्रीज हो गया है। मतलब आप 500 रुपीज में पहले कोई चीज 10 किलो खरीद पाते थे, जब 50 रुपए रेट था, रेट 50 से कम होकर अगर 25 हो गया, तो अब आप 10 किलो नहीं 20 किलो खरीद पाओगे। तो देयर इज अ वैल्यू इंक्रीज। पैसे को जितना इस्तेमाल करते थे पहले आप, महंगाई बढ़ती जाती थी और वो अपनी वैल्यू खोता जाता था। डिफ्लेशन होने पे उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो लोन अगर आपने लिया था कुछ टाइम पहले, वो वापस लौटाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजन बीइंग, लोन बिकम्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव फॉर यू। क्योंकि एक बात तो समझो, आपने सोचा था कल महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ नहीं रही, बल्कि चीजों के दाम कम हो रहे हैं, प्राइसेस कम हो रही हैं मार्केट के अंदर। लेट्स से आपने कुछ पैसा बोरो किया था, इट विल इम्पैक्ट यू। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ आपने लोन लिया, 1 करोड़ की लोन लेकर 1 करोड़ की जमीन खरीद ली। आपको लगा था कि 1 करोड़ की जमीन कल 1.5 करोड़ की हो जाएगी, तो कल वो पूरा पैसा लौटा दूंगा। अरे जमीन का तो रेट ही कम हो गया बढ़ने के बजाय। तो आपको, अगर मान लो जमीन का रेट 80 लाख हो गया है, तो लोन तो अभी भी 1 करोड़ ही देना है ना। वो 1 करोड़ पे बैक कर पाना, वापस चुका पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड फॉर द बोरोवर्स टू पे बैक द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इसलिए मैंने बोला कि डिफ्लेशन नुकसान देता है आम जनता को जो बोरो करके बैठी है। यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गया है, तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। इकोनॉमी में ग्रोथ की कमी हो रही है, तो उसे रिसेशन कहते हैं। रिसेशन भी साथ साथ आता है जब चीजों के प्राइसेस कम होने लगते हैं, जब उतनी सप्लाई मार्केट में आप कर तो रहे हो पर डिमांड ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन भी बन जाती है। इसलिए इकोनॉमीज को इसको कंट्रोल करके चलना होता है, बिकॉज इसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन, जॉब लॉसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है मार्केट पे कि भाई हम पैसा खर्चेंगे, चीजों के दाम और कम होते जा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद ही खर्च लेंगे पैसा, अभी ना खर्च के। ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि लोग कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं मार्केट में कि कल हो सकता है और खराब होगा। सरकार को पैसा खर्चना पड़ता है ताकि मार्केट में कोई तो पैसा खर्चे, प्राइवेट सेक्टर तो ग्रो कर नहीं पा रहा, गवर्नमेंट तो एटलीस्ट एक्सपेंडिचर करे।
इस टाइम पे नॉर्मली क्या होता है, बैंक रेट कम कर दिए जाते हैं जिससे लोन सस्ता मिल सके, और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलने से ही मार्केट को आप बचा सकते हो इन द केस ऑफ डिफ्लेशन। बहुत बढ़िया। तो डिफ्लेशन कंट्रोल कैसे करना है मैंने बताया, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है, सरकार खर्चा करना बढ़ाती है ताकि लोग कंजम्पशन ज्यादा करें। सरकार आपको चीजें फ्री में दे रही हैं तो आप अपने आप खर्चा करने लगोगे, और चीजों को खरीदने लगोगे अगर आपके पास पैसे बचेंगे तो। एंड गवर्नमेंट एनकरेजेस यू टू बोरो मोर मनी, इवन इन्वेस्ट द मनी इन द मार्केट। गवर्नमेंट आपको एनकरेज करती है। तो ये डिफ्लेशन से लड़ने के 4 तरीके बताए। क्या बताया? इंटरेस्ट रेट कम करो, सस्ते लोन करो। सस्ते लोन करोगे तो बिजनेस पर्सन लोन ले पाएंगे और अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में लोन लेकर ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, टैक्स में छूट देनी पड़ेगी ताकि एक्सेस टैक्स ना लगे लोगों पे। अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे इसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि वो उतना टैक्स पे कर नहीं पाते ना। अगर करते हैं तो बाकी चीजों पे खर्चने के लिए पैसा बचता नहीं है। अल्टीमेटली इन सब से लोगों के हाथ में कुछ फ्री पैसा रहेगा जो खर्चेंगे, तो डिफ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। डिसइंफ्लेशन वर्सेस रिफ्लेशन, ये हमारा अगला टॉपिक है बेटा। डिसइंफ्लेशन और रिफ्लेशन ना मेरे को हमेशा एक गुब्बारा फुलाने का और एक ट्रेन जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली होती है उसका एग्जाम्पल हमेशा याद आता है। तो यार ये तो मैंने दोनों गिफ इमेजेस इंक्लूड करी थी पर ये शायद पीडीएफ में चल नहीं रही है, कोई बात नहीं। देखो यार, रिफ्लेशन पहले बताता हूँ। रिफ्लेशन का मतलब है कि पहले ना महंगाई जो है आपकी, इन्फ्लेशन जो है आपका, वो कम होने लगा था, वापस अब बढ़ने लगे। मतलब जैसे गुब्बारे में हवा खत्म सी हो जाती है, कम सी हो जाती है, और वापस आप उस गुब्बारे में हवा भरो तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप उसे रिफ्लेट कर रहे हो। रिफ्लेशन इस चीज को कहते हैं, यू आर इंक्रीजिंग द एयर बैक अगेन इन द बलून। जब महंगाई कम हो गई थी उसको वापस से बढ़ाने लगो तो उसे रिफ्लेशन कहते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल महंगाई घटते घटते ऐसे नीचे आई, अब वापस बढ़ने लगे। तो जैसे गुब्बारे में हवा निकल गई थी, वापस भरने लगे थे आप, वैसे महंगाई नीचे आके कम होने लगी थी। 6% हुई, फिर 5% हुई, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और अब वापस बढ़ने लगे। 3%, 4%, 5% वापस बढ़ने लगी। तो राइज इन इन्फ्लेशन ड्यू टू पॉलिसी एक्शंस आफ्टर अ स्लो डाउन और डिफ्लेशन। ग्रोथ में गिरावट के बाद जब वापस से इकोनॉमी ग्रो करने लगे, महंगाई बढ़ने लगे, तो उसे रिफ्लेशन कहते हैं। जहां पे प्राइसेस तेजी से ग्रो करने लगते हैं। एक नेगेटिव सिचुएशन आ गई थी जहां प्राइसेस कम हो रहे थे, उस नेगेटिव सिचुएशन से आप बच के आगे जा पाते हो। इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, चीजें वापस अपने नॉर्मैलिटी पे जाने लगती है, प्राइसेस वापस बढ़ने लगते हैं। ऐसा सरकार करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि भाई अगर इकोनॉमी ऐसे नीचे गिरती रहेगी ग्रोथ की कमी की वजह से, तो तरक्की कैसे करेगी? तो ये सरकार एक्सपेंशनरी पॉलिसी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, उनके माध्यम से करवाती है, टैक्स में छूट देकर और इंटरेस्ट रेट्स में कट करके, रिडक्शन करके, ताकि इकोनॉमी के अंदर वापस से गति बढ़े ग्रोथ की। ग्रोथ बहुत जरूरी है, ये सब ग्रोथ के लिए किया जा रहा है, ये सब इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर लाने के लिए किया जा रहा है। वरना प्राइसेस गिरते रहेंगे और बहुत कम हो जाएंगे। आप एक किसान के हिसाब से सोचो, आप अपनी फसल का 30 रुपए किलो प्राप्त करते थे पिछले साल, इस साल आपको 25 रुपए मिलेगा तो खुश हो गए? नहीं ना, बिल्कुल नहीं खुश नहीं होने वाले हो आप। प्राइजेस थोड़े थोड़े हर साल बढ़ते रहें ताकि फार्मर्स, प्रोड्यूसर जो चीजें बना रहे हैं उनको भी इंक्रीज मिलता रहे उनकी इनकम के अंदर। तो यहाँ पे डिमांड और प्रोडक्शन जो है आपका दोस्तों, आप बूस्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देने की, नौकरियों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डिसइन्फ्लेशन इसका उल्टा है। डिसइन्फ्लेशन ट्रेन की तरह है। ट्रेन जब अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाली होती है तो उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी होती है, पर वो स्पीड धीरे करने लगता है और प्लेटफॉर्म पे आते ही रोक देता है। वैसे ही मान लो चीजों के दाम 100 से बढ़कर हुए 110, 110 से बढ़कर 118, 118 से बढ़कर 124, 124 से बढ़कर 126, तो प्राइस तो बढ़ रहा है, पर प्राइस बढ़ने की जो स्पीड है, पहले 10% से बढ़ा, फिर 7% से बढ़ा, फिर 5% से बढ़ा, फिर आपका 1.5% से बढ़ा। तो प्राइस तो बढ़ रहे हैं, पहले 10% था, फिर 7, फिर 5, फिर 1.5, पर प्राइस बढ़ने की स्पीड कम हो गई। जैसे ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाली होती है तो चल रही होती है आगे, पर उसकी चलने की स्पीड कम हो जाती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका डिसइन्फ्लेशन के अंदर आपको देखने मिलता है। व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, prices are rising but at a slower rate।
चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे अभी एग्जांपल दिखाया मैंने आपको, पर बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत बहुत कम है। इन्फ्लेशन स्टिल पॉजिटिव, महंगाई तो फिर भी हो रही है, बट महंगाई स्लो डाउन हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे टायर की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाली होती है। ऐसा कब होता है? जब सरकार टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चला रही होती है, लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, एक्सपेंसिव कर दिया है लोन, तो पहले से जो लोग आसान किस्तों में लोन ले लेते थे वो भी नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए पैसा अरेंज हो पाना मुश्किल हो जाएगा पहले से। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, और अगर ज्यादा लंबे समय तक डिसइंफ्लेशन चलाओगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकती है, इसलिए कंट्रोल में रखिए, इसको कंट्रोल में रखिए प्लीज। आई रिपीट, फिर से एक बार समझा दूं, रिफ्लेशन मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ कम हो रही थी, नीचे गिरती जा रही थी, वापस आप बढ़ा दो, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, वापस हवा डाल दोगे तो गुब्बारा फिर से बड़ा हो जाएगा, तो ये रिफ्लेशन था। डिसइंफ्लेशन है जहां पे ट्रेन की स्पीड की तरह जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते स्लो हो जाती है और अचानक से रुकी जाती है। ऐसे ही इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है, चीजों के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, बट 10% से 7% हो गया, फिर 5% हो गया, फिर 1.5% हो गया, तो बढ़ने की स्पीड में कमी आती जा रही है धीरे धीरे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा स्टैगफ्लेशन। स्टैग एक जानवर होता है दो सींग वाला, जिसके दो सींग होते हैं। यहाँ पे भी इकोनॉमी दो, बल्कि दो नहीं तीन चैलेंजेस एक साथ सामना कर रही है। सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन, महंगाई हाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम बेरोजगारी हाई है, नौकरियां है नहीं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। सोचो ना, महंगाई है, खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, ऊपर से बेरोजगारी है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने खर्चों को पे कर सको, नौकरी नहीं है आपके पास, और इस वजह से जब लोग खर्चा ही कम करते हैं तो ग्रोथ क्या ही होगी इकोनॉमी में, खुद ही सोच सकते हो, ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ग्रोथ जब स्लो डाउन होने लगे, तीन चीजें एक साथ, ग्रोथ जो है आपका वो स्लो होने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, ये तीनों चीजें जब एक साथ हो रही होती हैं तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। कभी कभार किसी देश में ऐसा हो जाता है, यूएस में कुछ समय पहले हमने देखा था, जहां पे ग्रोथ भी नहीं हो रही होती है, जो बहुत तरक्की कर चुके हैं देश, वहां पे आम बात है। इंडिया में भी कभी कभार हमें स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन बनती हुई दिखती है, जहां पे स्टैग्नेट कर गई है इकोनॉमी, ग्रोथ नहीं हो रही है, या होने की स्पीड बहुत कम है, महंगाई बढ़ गई है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाई इन्फ्लेशन हैपेंस व्हेन द इकोनॉमी इज बूमिंग, व्हेन देयर इज मोर डिमांड। महंगाई कब होती है? नॉर्मली, कि जब इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा हो, राइट। स्टैगफ्लेशन के अंदर भाई ग्रोथ हो ही नहीं रही है, स्टैग्नेटेड पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ ना के बराबर है, महंगाई पर बढ़े जा रही है, और ये किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अमेरिका ने 1970s के अंदर जब तेल की कीमतें अचानक से बढ़ गई थी ना, तब यूएस इकोनॉमी ने स्टैगफ्लेशन का सामना किया था, और उनकी इकोनॉमी को इससे बहुत नेगेटिव हिट आया था। तो स्टैगफ्लेशन में चीजों के दाम फिर भी बढ़ रहे होते हैं। पता है रीजन क्या है? सुनो, लॉजिक क्या है। बेरोजगारी है, लोग खाना तो तब भी खाएंगे, डिमांड तो कुछ चीजों की तब भी करेंगे, डिमांड सब लोग कर रहे हैं तो प्राइसेस भी बढ़ते रहेंगे, पर इतनी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है कि भाई देश में इतनी जॉब्स क्रिएट हो कि बेरोजगारों की बेरोजगारी भी कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो प्राइसेस गो अप इवन व्हेन डिमांड इज लो एंड पीपल आर लूजिंग जॉब्स इन दैट सिचुएशन आल्सो। अब ना, हमें पहले लगता था कि इसका उल्टा पॉसिबल है, अभी हम कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ये हम करेंटली अभी फिलहाल कह रहे हैं, पर प्रीवियसली पास्ट में पता है क्या कहते थे? पास्ट में हम कहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसका आसान भाषा में मतलब है कि अगर महंगाई बढ़ेगी, बिजनेसेस के पास पहले से ज्यादा पैसा आएगा, वो लोगों को जॉब पे रखेंगे, नौकरियों पे रखेंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा आया है, तो उससे बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि लोगों को जॉब्स मिल रही है, जॉब पे लोगों को रखा जा रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप, एक उल्टा रिश्ता देख रहे हो, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। ऑन दी अदर हैंड, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बिजनेस पर्सन के पास उतना पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि उतना पैसा नहीं आ रहा है तो वो खुद सोचो कि लोगों को जॉब पे कैसे रखेंगे, सैलरीज कैसे देंगे, जॉब पे नहीं रखेंगे, सैलरी नहीं देंगे, लोगों को नौकरी से बाहर निकाल देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। तो मतलब एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं
जानबूझ के हमने इसको इंक्लूड किया है, राइट। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, और आज के टाइम पे ये फिलिप्स कर्व को डिसअप्रूव कर दिया है कि ये सच नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन साथ साथ बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट साथ साथ बढ़ सकती है, जो स्टैगफ्लेशन में नॉर्मली होता है। इसलिए आज ये कॉन्सेप्ट डिसअप्रूव हो चुका है। तो फिलिप्स कर्व में फटाफट अगर 5 पॉइंट्स हमें रटने हो तो कौन से होंगे? पहली बात, एक इनवर्स रिलेशनशिप है, मैंने साफ बता दिया आपको। फिलिप्स कर्व हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर पॉसिबल हो, बट लॉन्ग टर्म के अंदर इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं होता, गलत होता है। दोनों चीजें एक साथ भी बढ़ सकती है और एक साथ कम भी हो सकती हैं। स्टैगफ्लेशन इसका एक्सेप्शन है, मैंने बताया। दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसका इस्तेमाल करते थे पॉलिसी बनाने के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के लिए, बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए। दोनों चीजों को एक साथ बैलेंस करना कि महंगाई भी कंट्रोल हो जाए, बेरोजगारी भी कंट्रोल हो जाए, ये दोनों चीजें एक साथ बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगले 3 कॉन्सेप्ट, स्क्यूफ्लेशन, स्किम्पफ्लेशन एंड श्रिंकफ्लेशन। जिसमें स्क्यूफ्लेशन, स्क्यू होता है ऐसे, एक चीज ऊपर जा रही है, दूसरी चीज नीचे आ रही है। देखो हमारे देश में क्या हो सकता है, खाने पीने की चीजें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह महंगी होती जा रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ चीजें सस्ती भी हो रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। मतलब जहां पे ये दो चीजें, दो एनोमली देखने मिल रही है, भाई कायदे से या तो चीजों के प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, है ना। यहां दोनों साथ साथ हो रहा है। एक स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस मतलब एक तिरछापन है, कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज कम हो रही है, किसी का प्राइस बढ़ रहा है, किसी का प्राइस कम हो रहा है। जैसे मैंने बताया, फल सब्जियों के प्राइस बढ़ते हैं क्योंकि अलग फैक्टर है उनके प्राइस बढ़ने के पीछे। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइस कम होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ महंगाई इलेक्ट्रॉनिक्स में कम होती जाती है। तो दोस्तों ये अनइवन इन्फ्लेशन को शो करता है। इंडिया के अंदर, फूड के अंदर तो खास तौर पे चीजों के दाम बढ़ते हैं चाहे बाकी चीजों के कम हो रहे हो। ये था स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन मतलब इकोनॉमी में कुछ सेक्टर में महंगाई, कुछ सेक्टर में महंगाई नहीं है, कुछ में हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। इकोनॉमी में चीजें बटी हुई हैं, कुछ ग्रोथ और महंगाई को बढ़ते हुए देख रहे हैं, और कुछ महंगाई की ग्रोथ को बढ़ते हुए नहीं देख रहे, कम होते हुए देख रहे हैं। महंगाई नहीं बढ़ रही है उन सेक्टर्स में। मतलब इकोनॉमी में हर सेक्टर एक जैसा काम नहीं करता, जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर सेक्टर एक जैसा नहीं होता, कुछ बढ़ते हैं तो कुछ गिरते भी हैं। नेक्स्ट है स्किम्पफ्लेशन। स्किम्पफ्लेशन मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी कम हो जाए। अब जो आप फोटो देख रहे हो पार्ले जी बिस्किट का, जहां पे वजन कम होता जा रहा है, यह है श्रिंकफ्लेशन। 10 रुपए में अगर पार्ले जी पहले 100 ग्राम आता था, आज वो कम होके 55 ग्राम हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। ये श्रिंकफ्लेशन है। क्वांटिटी रिड्यूस कर दी, प्राइस उतना रहे ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल रहे, 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ले सके। अब रेट बढ़ा के तुमने 12 रुपए कर दिया, मेरे पास 2 रुपए खुला नहीं है, कैसे खरीदूंगा? तो आप क्या कर रहे हो, आप चीज रख 10 की रहे हो, बट उसकी क्वांटिटी कम करते जा रहे हो, छोटा पैकेट या कम बिस्किट्स कर दोगे। तो ये पार्ले जी के अंदर और कई सारे चिप्स के अंदर, कुरकुरे के अंदर, जहां पे आपको पैकेट खोलते ही चिप्स से ज्यादा तो हवा मिल जाती है, क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है, प्राइस उतना ही रहता है। तो ये श्रिंकफ्लेशन है। बट स्किम्प क्या है? स्किम्प मतलब चिंदीपना करना, क्वालिटी घटा देना, प्राइस उतना ही रखना। जैसे मैं एक ढाबे पे खाना खाने गया, 150 रुपए में बहुत शानदार मेरे को दाल मखनी खिलाता था, पर वो 150 रुपए में ही अभी ऐसी घटिया दाल मखनी बनाता है, जहां पे पहले वो देसी घी और बटर का यूज करता था, आज वो डालडा का इस्तेमाल कर रहा है। खाते ही मन खराब हो जाता है। आटा और चावल भी बहुत हल्की क्वालिटी का हो गया, तो रोटी और पुलाव खाने का मन भी नहीं करता। प्राइस उतना ही रखा हुआ है, पर लालच में उसे प्रॉफिट कमाना है, खर्चे निकालने हैं, उसके लिए क्वालिटी कम कर दे। ठीक है जी। एयरलाइंस के अंदर भी ऐसा होता है, कोई एयरलाइन सस्ती होती है तो उसके अंदर खाना वाना नहीं देते हैं आपको, आपको उतनी सुविधाएं नहीं देते हैं, सीट सस्ती रख देते हैं, स्टाफ भी कम होता है, सर्विस भी थोड़ी स्लो होती है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्फ्लेशन तो है स्किम्पफ्लेशन में, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से क्वालिटी कम होती जा रही है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं तीनों का फर्क। स्क्यूफ्लेशन जहां पे कुछ आइटम्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, कुछ के नहीं बढ़ रहे या कम होते जा रहे हैं। स्किम्पफ्लेशन क्वालिटी या सर्विस हल्की होती जा रही है, और श्रिंकफ्लेशन क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस उतना ही है। तो ये हमने एक लाइन में तीनों को समराइज कर लिया। अगला कॉन्सेप्ट है
हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब अखबार खोलते हेडलाइन आती है ना, देश में टोटल महंगाई कितनी है, तो देश में हर सेक्टर में टोटल महंगाई कितनी है हेडलाइन इन्फ्लेशन नापता है। इसमें सारी चीजें, खाने पीने की चीजें, पेट्रोल डीजल, सबको देखा जाता है कि उनकी महंगाई कितनी बड़ी है पिछले कुछ सालों के अंदर, और ओवरऑल हमारी जनता पे उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है, उनके लिए रहना आज कितना महंगा हो गया है, हाउ मच कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड। बट यार फूड आइटम्स और फ्यूल के प्राइसेस ना बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं। वहां पे ईरान और इसराइल की लड़ाई शुरू हो गई, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। फूड आइटम्स, ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई, महंगे हो जाएंगे। तो यार ये दो चीजें बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स को महंगाई, फूड और फ्यूल के प्राइसेस को हटा के देखनी चाहिए कि इनके अलावा और कितनी महंगाई है कोर आइटम्स की, तो वो कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब जहां पे फूड और फ्यूल प्राइसेस को हटा के देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। आपको स्टेबल और एक्यूरेट लॉन्ग टर्म एनालिसिस करनी है बेटा, तो कोर इन्फ्लेशन निकालो। देश में आरबीआई और सरकार कोर इन्फ्लेशन का डेटा यूज करती है अपने पॉलिसी, अपने डिसीजंस बनाने के लिए। ये बात याद रखिएगा। फूड आइटम्स, इनके प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे प्याज हो गया, फ्यूल हो गया, पेट्रोल, इनके प्राइसेस को ना अलग से देखा जाता है, कोर में नहीं देखा जाता, ठीक है जी। कोर इन्फ्लेशन का मतलब कि जहां पे फूड और फ्यूल के प्राइसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं। हेडलाइन का मतलब टोटल सारे प्राइसेस इंक्लूडेड हैं, फूड और फ्यूल जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो यार इन्फ्लेशन में कंज्यूमर्स, ग्राहक पे पॉजिटिव तो कुछ नहीं होता भैया, आप लोगों को महंगाई बढ़ने का कुछ पॉजिटिव थोड़ी ना फायदा हो रहा है, नेगेटिव भले ही हो जाता है, क्योंकि गरीब लोग जो कंज्यूमर है उनके लिए वही चीजें महंगी हो जाएंगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। वो 500 रुपए का नोट लेकर जाते थे मार्केट में, जितनी क्वांटिटी में सामान मिलता था उससे कम क्वांटिटी में मिलेगा, तो इसलिए परचेजिंग पावर उस 500 के नोट की कम हो चुकी है दोस्तों, ठीक है ना। महंगाई बढ़ जाती है, उतने ही पैसे में महीने भर का गुजारा कर पाना महंगा हो जाता है। सर प्रोड्यूसर और बिजनेसेस के लिए फायदा ही रहता है कि शॉर्ट टर्म में उनकी थोड़ी इनकम बढ़ जाती है, कि मैं एक सामान, एक प्रोडक्ट बनाता हूँ जो 100 का 110 हो गया है शॉर्ट टर्म में, तो मेरे पास 10 रुपए फालतू आ रहे हैं, तो मैं उस 10 रुपए को लोगों की जॉब्स क्रिएट करने के लिए, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए यूज कर सकता हूं। बट ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में सब कुछ स्टेबल हो जाता है, प्राइजेस सारे स्टेबल हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में शुरू होता है, जहां पर रॉ मटेरियल या इनपुट महंगा हो जाता है और मार्केट में एक अनसर्टेनिटी सी छा जाती है, कई लोगों को तो बिजनेस बंद करके जाना होता है। एम्प्लॉइज को क्या फायदा नुकसान है, एम्प्लॉइज को तो नुकसान ही नुकसान है। अब वो कम पैसा सेव कर पाएंगे, उन्हें खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, और महंगाई बढ़ने की वजह से उनकी सेविंग्स जो कम हो रही है ना, उस वजह से उनको ज्यादा सैलरी चाहिए जो बढ़ नहीं रही है, जिस वजह से वो सफर करते हैं। गवर्नमेंट को क्या फायदा है, फायदा यह है कि भाई उनका टैक्स थोड़ा बढ़ जाता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में नेगेटिव चीजें ज्यादा हो रही हैं। सरकार को जो गरीब जनता जिनके लिए महंगाई बढ़ गई है, उनकी मदद के लिए 100 प्रकार की योजनाएं, स्कीमें चलानी पड़ेंगी। जनता नाखुश हो जाएगी गवर्नमेंट से, पीपल विल बी वेरी अनहैप्पी, और हो सकता है सरकार चली भी जाए, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन हार भी जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है जी। इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है, फायदा शेयर मार्केट में होता है, कंपनियों के शेयर बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है कंपनियों के शेयर के प्राइस भी बढ़ते हैं, महंगे होने लगते हैं। पर जिन्होंने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, मतलब मैंने एक बॉन्ड खरीदा था, एफडी कराई थी या तो, जिसमें मुझे 8% इंटरेस्ट देने का वादा किया था, 1 लाख रुपए लगाया था, 8% ब्याज मिलेगा साल का। महंगाई बढ़ के 10 हो गई है, तो भाई जितना मेरे को इंटरेस्ट मिलता उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन हो गया है। तो जो फिक्स्ड रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं एफडी से, जो बूढ़े दादा दादी नाना नानी है, जो अब कुछ पैसा एफडी करा देते हैं या बॉन्ड्स में डाल देते हैं या फिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं, उनका महंगाई बढ़ने से नुकसान हो जाता है। अच्छा सर, लेंडर्स का जो लोग लोन देते हैं और बोरोअर्स का जो लोग लोन लेते हैं, उन पे क्या असर आता है, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। लेंडर्स पे नेगेटिव इंपैक्ट ये आता है कि आपने किसी को 1 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है जी, और आज महंगाई बढ़ गई है, जहां पे मनी की वैल्यू, उस 1 करोड़ की वैल्यू पहले जितनी थी उतनी वैल्यू आज नहीं बची है,
क्योंकि महंगाई परचेजिंग पावर कम कर देता है। तो जो आपको लोन वापस मिल रहा है ना, पैसा रीपे किया जा रहा है, उसकी वैल्यू पहले से कम हो चुकी है। मतलब एक और एग्जांपल देता हूं, अगर 1 करोड़ का आपने किसी को लोन दिया था, उसका उसने 1 करोड़ की जमीन खरीद ली थी और आज वो जमीन 2 करोड़ की हो गई है, तो वो तो आपको 1 करोड़ ही लौटा रहा है, उसका 1 करोड़ का उसके ऊपर प्रॉफिट भी हो रहा है। आपके पास तो आज भी उतना ही पैसा आ रहा है, बट सर इंटरेस्ट तो आ रहा है। अरे बेटा, इंटरेस्ट भी महंगाई खा जाती है। अभी मैंने बताया ना आपको, इंटरेस्ट का क्या फायदा जब महंगाई इंटरेस्ट से ज्यादा हो जाए। तो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है, इट ईट्स अवे द एक्चुअल रिटर्न्स। तो भाई लेंडर या क्रेडिटर का अगर मैं बोलूंगा, तो इनका तो लॉस ही लॉस है भाई, नुकसान ही नुकसान है। और यही सेम प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा चुका है। लेंडर्स लूज, एल एल। अच्छा सर, फायदा किसका हो रहा है? बोरोवर का। बोरोवर बेनिफिट्स, बी बी, एल एल बी बी, ये याद रखना। बोरोवर बेनिफिट्स, एक बारी मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। बोरोवर बेनिफिट्स, लेंडर्स लूज, लॉस कमाते हैं, ये लूज करते हैं पैसा महंगाई बढ़ने की वजह से। बोरोवर जो है, उसको फायदा ये हो रहा है कि उसने जितना पैसा लिया था, जितनी उसकी वैल्यू थी, आज वैल्यू कम हो गई है, तो बेसिकली वो कम पैसा दे रहा है वापस, तो इसलिए उनका फायदा हो गया। ये फायदा जरूर है, पर बोरोवर्स का भी नुकसान होता है। दे मे फेस हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन न्यू लोन्स। अगर सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, पहले 10% से अब 12% कर दिए, अब तो 12% पे पैसा लौटाना पड़ेगा ना, तो नुकसान हुआ ना फिर बोरोवर्स का। बट ये बहुत लिमिटेड केसेस में होता है। नॉर्मली बोरोवर्स का बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि कम पैसा उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो बोरोवर बेनिफिट्स बीबी, लेंडर लूजेस एलएल, ये याद रखना। अब बस हम अपने चैप्टर के एंड तक आ गए हैं। इन्फ्लेशन टैक्स और इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है, इन दोनों के बीच का फर्क। इन्फ्लेशन टैक्स एक्चुअली में कोई टैक्स नहीं है। महंगाई बढ़ने की वजह से जो पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है ना, कि भाई पहले 100 रुपए, मान लो पहले 10,000 रुपए महीने का खर्चा चल जाता था, आज 12,000 रुपए चाहिए। तो आज 10,000 की वैल्यू जो उस टाइम पे थी, वो सेम हो गई है जितनी 12,000 की वैल्यू है। आज का 12,000 वही चीजें दिला पाता है जो कल का उस टाइम का 10,000 दिला पाता था। हो सकता है कल को जाके ये 20,000 हो जाए, हो सकता है कल को जाके 30,000 हो जाए, हो सकता है कल को जाके 1 लाख रुपए महीना भी खर्चा करने के लिए कम पड़े। तो ये जो वैल्यू कम होती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं, जो अपने आप में कोई टैक्स नहीं होता। लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जनता का जो नुकसान हो रहा है, इन्फ्लेशन टैक्स उसको दिखाता है। सरकार क्या करती है? सरकार और नोट छाप लेती है। गवर्नमेंट कैन प्रिंट मोर मनी। गवर्नमेंट तो पैसा छाप के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, पर उसका नुकसान आम जनता को होगा, क्योंकि अगर बायर के हाथ में पैसा आएगा सरकार के नोट छापने से, तो बायर ऑफ कोर्स ज्यादा पे कर पाएगा। बट बेटा जी, सेलर के पास भी तो पैसा आ रहा है, सेलर भी तो अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकता है, सेलर भी तो चाहेगा कि उसकी चीजें महंगी हो जाए। तो अल्टीमेटली सरकार का नया नोट छापना या उधार लेना कुछ खास काम नहीं आया। वैल्यू ऑफ मनी फिर भी कम होती जा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है ना, 100 रुपए की चीज है, महंगाई पहले से 10% बढ़ गई, तो 100 रुपए में आपको 90 रुपए की वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। वो 10 रुपए की वैल्यू जो कम हो गई, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि टैक्स लगा के कट गया पैसा, तो इसलिए इसको इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। आई रिपीट, फिर से एक लाइन में फटाफट रिवाइज करवा दूं। इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब, ये कोई एक्चुअल टैक्स नहीं होता, जो महंगाई बढ़ने की वजह से, प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपको कम वैल्यू मिल रही है मनी की, उसको इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। कि आप पहले 10,000 रुपए में महीना चला सकते थे, अब 12,000 रुपए खर्चने पड़ रहे हैं, तो टेक्निकली आपको जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपए खर्चना पड़ रहा है, ये सरकार जैसे टैक्स ले लेती है आपसे, वैसा सही लग रहा है ना कि एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज आपको जो खर्चना पड़ रहा है, तो उसे इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब है, महंगाई जब बढ़ जाती है, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल 8% थी महंगाई पहले, अब महंगाई बढ़ के 10% हो गई है, तो हम चाहेंगे कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स, जो हमने बैंक में एफडी कराई हुई है या जहां पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी बढ़ जाए, 10 से ज्यादा हो जाए, ताकि हमें रियल वैल्यू तो मिले। तो मुद्दे की बात यह है, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट
लेंडर जिसने पैसा दिया है डिमांड करेगा महंगाई से बचने के लिए, वो इन्फ्लेशन प्रीमियम कहा जाएगा कि कृपया करके मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाओ, महंगाई बढ़ गई है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट का नुकसान नहीं करना चाहता, मुझे बराबर इन्फ्लेशन मिलना चाहिए। और बोरोवर जिसने उधार लिया है, मुझे बराबर इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, लेंडर ऐसा कहेगा, और बोरोवर को वापस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे बैंक ने आपको लोन दिया, 8% पे लोन दिया था, महंगाई बढ़ गई 10% हो गई, तो बैंक आपसे बोल सकता है कि आप भी अब 10% पे लोन चुकाओ। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। इस वजह से जो आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जा रहा है उसे इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है जी। इफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 6%, लेंडर्स में चार्ज 10% इंस्टेड ऑफ 4%। कि अगर महंगाई 6% से बढ़ जाएगी तो लेंडर ज्यादा चार्ज करेगा, ज्यादा मांगेगा, कि मैं अपना नुकसान क्यों करूं। तो ये है इन्फ्लेशन प्रीमियम, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट जो लोन देने वाला व्यक्ति, जो लेंडर है, वो मांग रहा है ताकि इन्फ्लेशन से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अब तक क्या पढ़ लिया? इफेक्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हमने पढ़ लिया इन्फ्लेशन टैक्स, इन्फ्लेशन प्रीमियम, हमने फिलिप्स कर्व पढ़ लिया, हमने क्या क्या अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे स्टिमफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, उसके साथ साथ स्टैगफ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सब हमने पढ़ लिया है। उससे पहले WPI, CPI, PPI, ये सब मेथडोलॉजीज हम पढ़ चुके ही हैं। अब हम देखने जा रहे हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सरकार बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ये चैप्टर्स अलग हैं तो इनको इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है, तो इनको साइड रखो, ये आगे आएंगे ही आएंगे। बट सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और ब्लैक मार्केटिंग लॉ के तहत लोग जो सामान भर के रख लेते हैं ना, थोक में दुकानदार भर के रख लेते हैं, जैसे पूरी मार्केट में मैंने गेहूं गायब कर दिया और सब खरीद के अपने गोदाम में भर लिया, और कल को जब लोग गेहूं खरीदने आ रहे हैं तो मैं डबल रेट पे बेच रहा हूं, ये मैं ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी कर रहा हूं। कुछ फूड आइटम्स हैं उनकी काला बाजारी कर नहीं सकते क्योंकि इस लॉ में, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, वो इलीगल है। तो एक लॉ बनाया सरकार ने, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, होर्डिंग ना करें। होर्डिंग मतलब थोक में सामान भर के रख लिया, इकट्ठा करके रख लिया। बड़े बड़े दुकानदार ऐसा करते हैं प्रॉफिट कमाने के लालच से। तो हमने क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग को, होर्डिंग को रोकने की लॉस के माध्यम से कोशिश करी है। बिजनेस करना पहले से आसान किया है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो लॉजिस्टिक का खर्चा है, वो कम हो सके, मतलब एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, उसका खर्चा कम हो सके, उसके लिए सरकार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। अच्छे हाईवे बना रही है जिसमें कम टाइम में ट्रक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, टाइम बचेगा तो पैसा भी बचेगा। हम टैक्सेस को सिंप्लीफाई करने के लिए GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर आए हैं ताकि ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े व्यापारियों को, कम से कम टैक्स पे करके उनका काम चल सके। हमने कई सारी चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, जैसे शुगर के एक्सपोर्ट पे हम बीच बीच में बैन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे देश में जितनी शुगर कंजम्पशन, जितनी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी पड़ नहीं रही। तुम जाके दूसरे देशों को बेच रहे हो, बहुत ही दूसरों का फायदा करने का सोच रहे हो, पहले अपना फायदा कर लो, उसको इंडिया में इस्तेमाल करो ताकि हमें इंडियंस की रिक्वायरमेंट पहले पूरी कर सके। तो टेम्पररी एक्सपोर्ट बैन भी हम लगाते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पर। साथ साथ हमने क्या किया है, जैसे कई सारी दालों के प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए, कई सारी चीजों के प्राइस कंट्रोल करने के लिए हम उनसे गोदाम में बफर में रखते हैं, हम बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं। जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, बफर स्टॉक मेंटेन करने से आपके पास जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, डिमांड पड़ेगी किसी कमोडिटी की, तब खर्चने के लिए स्टॉक होना चाहिए। तो बफर स्टॉक मेंटेन करके चलने से आपके पास फ्यूचर में अच्छी खासी क्वांटिटी में सामान होगा ताकि उसका प्राइस अचानक से बढ़े नहीं। टमाटर, आलू, प्याज बफर स्टॉक में रख लो, कोल्ड स्टोरेज में रख लो। हमने तो एक स्कीम भी चलाई हुई है ऑपरेशन ग्रीन्स करके। ऑपरेशन ग्रीन्स अभी आगे एग्रीकल्चर में भी पढ़ाऊंगा, किसान रेल ऑपरेशन ग्रीन्स, इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बट हाँ, टमाटर, आलू और प्याज के दाम कंट्रोल में रहे, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन्स चलाई जा रही है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, चावल, गेहूं, इनके दाम कंट्रोल में रहे, इसके लिए सरकार बफर स्टॉक मेंटेन करती है, खूब कोशिश करती है प्राइस की वेरिएबिलिटी रोकने की। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।